चलिए आज कक्षा 8वीं के भैया बहनों को विदेश नीति का अगला पैराग्राफ बताने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। दूसरे देशों के साथ विदेश नीति बनाते समय सभी देश की मुख्य जरूरत अपनी देश की सीमाओं की सुरक्षा भी होती है। मतलब बॉर्डर, देश का बॉर्डर। प्रत्येक देश उन देशों के साथ दोस्ती और सहयोग करने की कोशिश करता है जो उसकी बाहरी सीमाओं की सुरक्षा करने में सहायक हो। जैसे भारत अफगानिस्तान और नेपाल से इसलिए ज़्यादा करीब है, इसलिए उनसे मैत्रीपूर्ण और अच्छा व्यवहार रखता है क्योंकि वह चाहता है कि अफगानिस्तान और नेपाल जो हैं कोई भी विदेशी सेना हमारे देश तक न पहुंचे, है ना। तो हमारे बगल में क्या है? नेपाल है, और उत्तर पूर्व में नेपाल है, और पश्चिम क्षेत्र में अफगानिस्तान है। ठीक है। तो इस तरफ से हमारे सीमाओं की सुरक्षा के लिए इन देशों का सहयोग बहुत ही जरूरी है। ठीक है। आगे देखेंगे। इन देशों की वायु सीमाओं का भी भारत के खिलाफ प्रयोग न किया जा सके, इसलिए इन दोनों देशों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखे हुए हैं, क्योंकि वायु की भी एक सीमा होती है। जैसे पृथ्वी की एक सीमा होती है, बॉर्डर होता है, उसी प्रकार से बादलों में या कहा जाए तो आसमान में भी कुछ वायु सीमाएं निर्धारित की हुई हैं। इस वायु सीमा में कोई भी बिना सूचना के, बिना किसी प्रकार की गतिविधि के हमारी वायुसेना में अंदर नहीं आ सकता। इस प्रकार की व्यवस्था अपनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जरूरी होती है। ठीक है। तो इन दोनों देश अफगानिस्तान और नेपाल के साथ बहुत अच्छे हमारे देश के रिश्ते हैं, संबंध हैं, ताकि इन पर भी कोई तकलीफ ना आए। अगर इन देशों के ऊपर तकलीफ आती है तो हमारे देश पर भी आ सकती है, इसलिए इनके साथ बहुत करीबी व्यवहार रखा जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे। किसी भी देश की दूसरे देशों के साथ संबंधों की योजना बदलती रहती है। भारत में भी कई बार अपने संबंधों की योजनाएं बदलती रहती हैं। सन 1962 में चीन द्वारा भारत पर उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा में किए गए हमलों से पहले भारत की सरकार यह मानती थी कि हमें ज़्यादा सेना और हथियार रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। किसके लिए? चीन को अपना अच्छा मित्र समझती थी। और 1962 में क्या हुआ? चीन के द्वारा भारत पर उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा में किए गए हमले, मतलब चीन ने हमारे देश पर हमला कर दिया था। उससे पहले भारत सरकार क्या मानती थी कि हमें ज़्यादा सेना और हथियार रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा व्यवहार सभी देशों के प्रति मित्रतापूर्वक था, क्योंकि हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। 1962 से पहले यह सरकार मानती थी। चीन के साथ होने वाली लड़ाई में भारत को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस लड़ाई के बाद भारत ने अपनी सैनिक योजना
और विदेशों के साथ जो संबंध थे उस योजना में कुछ बदलाव किए और सेनाओं और हथियारों में वृद्धि की। अब चीन का इस प्रकार से हमला हो गया तो सरकार ने सोचा कि जब चीन हमला कर सकता है तो और भी देश इस चीन के कार्यों को देखते हुए हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तब भारत सरकार ने क्या किया, विदेशों के साथ संबंध में कुछ बदलाव किए और सेनाओं को बढ़ाया और हथियार में भी वृद्धि की। इस प्रकार से शिक्षिका ने कक्षा में बताया। फिर राखी ने पूछा, क्या भारत की सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं? शिक्षिका ने बताया कि भारत ने भी अपने लिए कई सिद्धांत बनाए हैं, कई नियम कायदे बनाए हैं। विदेश नीति के तहत बहुत सारे नियम हैं, उस नियमों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला देखिएगा, भारत देश द्वारा दूसरे देश की सीमाओं का सम्मान करना हमारी विदेश नीति का सबसे मुख्य सिद्धांत है। किसी दूसरे देश की सीमा का सम्मान करना मतलब उनकी सीमा में न जाना, उनकी सीमा में किसी प्रकार की छेड़खानी न करना या कब्जा न करना, यह हमारा भारत देश चाहता है, सम्मान करता है। सुरक्षा, विकास एवं शांति के लिए यह जरूरी है कि एक देश दूसरे देश पर हमला न करे। ठीक है, दूसरा सिद्धांत क्या है विदेश नीति का? एक देश दूसरे देश पर आक्रमण न करे और न ही दूसरे देशों के घरेलू मामलों पर दखल दे। दूसरा सिद्धांत क्या हो गया? कोई एक देश दूसरे देश पर आक्रमण न करे, हमला न करे और न ही दूसरे देशों के घरेलू मामले मतलब देश के अंदर होने वाली गतिविधियां पर किसी दूसरा देश के द्वारा हस्तक्षेप या दखल न दे। यह विदेश नीति का दूसरा सिद्धांत था। तीसरा सिद्धांत क्या था भारत का? सभी देशों को समान रूप से आदर देने और उनकी पहचान का समानता के साथ सम्मान करना चाहिए। चौथा, विश्व के किसी गुट में शामिल नहीं होना भी भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र विश्व के अन्य देशों को अपने गुट में शामिल करना चाहते थे। भारत यह जानता था कि गुटों में बंटना विश्व शांति के लिए हानिकारक है। किसी गुट में शामिल होने का मतलब था किसी भी मामले में हमारे स्वतंत्र मत का कोई अर्थ नहीं है। मत, राय, सलाह, मशवरा का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए यह तय किया गया कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। यह विदेश नीति की चौथी सिद्धांत थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में यानी अन्य देशों के साथ संबंधों में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतलब किसी का भी पक्ष लिए बगैर निष्पक्ष रूप से विचार कर निर्णय लेना भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो विश्व के किसी गुट में शामिल नहीं होने से संभव हुआ। इसे ही भारत की गुट निरपेक्ष नीति भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। गुट निरपेक्षता की इस नीति को विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विकास के लिए आवश्यक मानकर धीरे धीरे कई देश इसे अपनाने लगे। इसे अपनाने वाले राष्ट्रों का समूह गुट निरपेक्ष राष्ट्र कहलाने लगा। ठीक है,
आगे देखेंगे पंचशील। पंचशील भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण आधार है। पंचशील संस्कृत के दो शब्दों से बना है, पंच एवं शील। पंचशील, पंच का अर्थ होता है पांच और शील का अर्थ होता है आचरण। आचरण के नियम, अर्थात आचरण के 5 नियम, जिसे पंचशील कहा जाता है। आचरण मतलब हमारा व्यवहार, ठीक है, हमारे व्यवहार के 5 नियम, देश से संबंधित आचरण के, व्यवहार के 5 नियम, जिसे पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, पंचशील पहली बार तिब्बत के मुद्दे पर 29 मई सन 1954 को, तारीख याद रखेंगे, 29 मई सन 1954 को भारत और चीन के बीच हुई संधि से साकार हुआ। भारत और चीन के बीच संधि, संधि मतलब होता है मित्रता, ठीक है, मित्रता के चलते साकार हुआ। संधि में उल्लेखनीय 5 बिंदु निम्नलिखित हैं। इस मैत्री संबंधी योजना में 5 बिंदु मतलब 5 मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। यह कौन कौन सी बातें हैं आगे आपको बताएंगे, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा विषय है विदेश नीति का। पहला है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता, मतलब प्रादेशिक मतलब राज्य की सीमाओं से संबंधित अखंडता का सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना, यानी सभी देशों की सरकारों और उनके फैसलों के प्रति सम्मान की भावना रखना तथा उनकी स्वतंत्रता और एकता को सम्मान पूर्वक स्वीकार करना। यह पंचशील का पहला सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत था अनाक्रमण, अर्थात किसी दूसरे देश की सीमा पर आक्रमण नहीं करना। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, अर्थात कोई भी देश अपने नागरिकों के लिए जो भी नियम कानून बनाए उसमें बिना रोक टोक और उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करना। ये भारत और चीन के बीच एक संधि के दौरान हुआ था, जिसे पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। तिब्बत के मुद्दे पर, तिब्बत पहले हमारा क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है, लेकिन चीन की कूटनीति की वजह से तिब्बत अब चीन का हिस्सा बन गया है, जो कि एक प्रकार से हमारे सरकारों द्वारा किए गए पंचशील सिद्धांतों का एक प्रकार से उल्लंघन माना जाता है। चीन ने उसे नहीं माना। ठीक है, आगे देखेंगे समानता और पारस्परिक लाभ, अर्थात किसी भी कारण से किसी भी देश का छोटा या बड़ा मानकर समान मानना, छोटा या बड़ा न मानकर सभी को एक बराबर मानना और एक दूसरे के हित में काम करना, एक दूसरे के फायदे में काम करना। ठीक है, 5वां पॉइंट रहा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। इसका अर्थ है सभी देश अपनी आज़ादी को बनाए रखेंगे और एक दूसरे की आज़ादी के लिए शांतिपूर्वक मदद करेंगे। अपने बीच होने वाले विवादों को मतलब लड़ाई झगड़ों को शांतिपूर्वक चर्चा से ही हल करेंगे। ऐसा पंचशील का सिद्धांत था। ठीक है, इस प्रकार से 5 नियम थे व्यवहार को, आचरण को बनाए रखने के लिए। देश में शांति व्यवस्था, आसपास के पड़ोसी देशों से मित्रतापूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन 5 सिद्धांतों पर समझौता हुआ था, संधि हुई थी भारत और चीन के बीच। ठीक है, तिब्बत के मुद्दे पर 29 मई सन 1954 को। ठीक है, आगे देखेंगे भारत ने हमेशा इन सिद्धांतों पर अमल किया,
मतलब इन सिद्धांतों को माना, इस सिद्धांतों पर चले, इस नियमों को अपनाया, अन्य देशों या पड़ोसी देश की भूमि की सीमा या पानी के बंटवारे या अन्य विवादों को शांतिपूर्ण हल करने का प्रयास किया है। हमेशा ही भारत यह चाहता है कि सभी शांतिपूर्वक रहें, किसी भी प्रकार की द्वेष भावना न रखें, किसी भी प्रकार की मन में दुश्मनी न रखें, और पंचशील सिद्धांतों को हमेशा माना है और आगे भी मानते रहा है। इसलिए आज भारत को एक विश्व गुरु की दृष्टि से देखा जा रहा है। हमारे जो सिद्धांत हैं, हमारे जो नियम हैं, हमारे देश के जो हमारे देश का जो आचरण है, वह एक अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है शांति व्यवस्था के लिए, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। तो हमारा देश की विदेश नीति बहुत ही प्रबल और मजबूत है और समय समय पर इन नीतियों पर बदलाव किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सामने वाला देश हमारे द्वारा बनाए गए सिद्धांतों को, जो उनकी सरकार ने भी हमारे साथ इस मित्रतापूर्ण संधि को पर हस्ताक्षर किए थे, उस पर आने वाली अगली सरकारें नहीं मानती हैं, तो हमें भी अपनी देश की रक्षा के लिए, अपने नागरिकों की रक्षा के लिए विदेश नीति पर समय समय पर बदलाव करना पड़ता है। देश की अखंडता को बचाए रखने के लिए, देश के सम्मान के लिए, देश की योजना को बचाए रखने के लिए समय समय पर विदेश नीति पर बदलाव होता रहता है। पड़ोसी देशों के व्यवहार को देखते हुए हमें अपने नियमों पर बदलाव करने पड़ते हैं, तब जाकर हमारा देश, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहती हैं। तो किसी भी देश के लिए विदेश नीति काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इस अध्याय में आप लोगों को बताया गया, शिक्षिका के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, बच्चों के मन में भी किस प्रकार के सवाल उठते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर शिक्षिका ने दिया है। ठीक है, आपने इस अध्याय को सुना और आशा करता हूँ पुस्तक खोल के पढ़ेंगे भी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपने देश के बारे में जानने का यह अवसर जो आपको पुस्तक के माध्यम से मिला है, यह बहुत ही अनुकरणीय है, बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपने देश को जाने पहचाने और अपने आसपास के लोगों को भी जाने पहचाने और अपना आचरण हमेशा अच्छा रखें, अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखें। तो आज के लिए इतना ही। इस अध्याय के कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, उसके बारे में कल हम आपको बताएंगे। आप प्रयास कीजिए कि इन प्रश्नों का उत्तर आपको फेयर कॉपी में लिखना है, ताकि आने वाली परीक्षाओं में, आने वाली असाइनमेंट में आपको सरलता हो। ठीक है, तो अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे और अपने माता पिता के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलेंगे, अच्छाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।